हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस। और ये जो मैंने पेपर लिया हुआ है आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 20 जनवरी का, 20 जनवरी 2023 का। जो आप लोगों का दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम था ना, 2022 दिसंबर, वो पेपर शिफ्ट में हुआ था, तो इसमें 20 जनवरी का ये पेपर हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि पैडागोजी जो है आप लोगों को रटना नहीं है। पैडागोजी जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतना जो है आप लोग परफेक्ट होते जाएंगे। लेकिन ये परफेक्ट कब बन सकते हैं आप? जब क्वेश्चन को समझते हुए किसी का कोई क्वेश्चन का अगर कोई आंसर दे रखा है तो वो आंसर क्यों है ये आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैडागोजी जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, जिसमें एज अ टीचर आपको नहीं एक मतलब कि आपके हिसाब से क्या आंसर सही होता है वो नहीं, बच्चे को केंद्र में रखकर आपको सोचना है। आपका माइंड जो है पैडागोजी को करते समय हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि जो है शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे उसकी वो एज के अनुसार हो, चाहे उसकी परिस्थितियों के अनुसार हो, चाहे उसके डे टू डे लाइफ के अनुसार हो। ठीक है, तो जो शिक्षा है वो बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, एनसीएफ से, एनईपी से क्या कहा गया है, और मतलब भाषा को लेकर। साथ ही आप लोगों को मैंने जो हिंदी पैडागोजी के जो है ना कुछ टॉपिक्स करवाए थे, अगर वो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं किया, मैंने 5-6 टॉपिक जो है आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, वो अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही हिंदी के जो टैग वर्ड्स दिए थे उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरा टॉपिक वाइज जो है मैंने टैग वर्ड दिया है। अगर आपने अभी तक हिंदी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो टैग वर्ड्स जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को बता दूँ कि हिंदी को लाइटली नहीं लेना है। हिंदी जो है आपका स्कोरिंग होता है। ठीक है, अगर आप हिंदी को लाइटली लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप ये मान के चलिए कि हिंदी को लाइटली लिया मतलब सी टेट से बाहर। अगर आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि सी टेट में जो है 90 मार्क्स जो है एक सेफ स्कोर माना जाता है। मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। हर किसी के जो है कम से कम 90 तो आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है ना, देखिए जो प्रैक्टिस के तौर पर है PYQ सबसे बेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी जो साइट है, ठीक है, इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद, अगर जो एजुकेशन है उसमें बहुभाषावाद का जो प्रयोग है ये क्या है? ये त्रिभाषा सूत्र है। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है, या विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति है, या सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम है? तो क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो है क्या है, शिक्षा में शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जो है क्या होगा, सेकेंड आंसर। देखिए बहुभाषावाद ये नहीं कि विद्यालय शिक्षा, एक शिक्षा की बात करें, विद्यालय शिक्षा में भाषा की नीति, ऐसा नहीं है। सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम करना मतलब याद करना, लर्न करना, समझना, तो ये भी नहीं है। शिक्षण अधिगम जो है, जो आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें शिक्षार्थियों की जो भाषा है मतलब जो बच्चों की भाषा है उसका प्रयोग करना, वो बहुभाषावाद है। क्योंकि एक क्लास में ना हर तरह के बच्चे आते हैं, हर एक राज्य से बच्चे आते हैं, उनकी भाषा अलग अलग होती है। तो इसीलिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग, जो बहुभाषा बोल रहा है शिक्षा में, वो ये कि शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग। और आप एज अ टीचर सोचेंगे तो सोचेंगे सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम कर लें, बहुत सारी भाषाएं सीख लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुभाषा का मतलब है कि शिक्षार्थियों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक कक्षा में, भारत में हम सब लोग जानते हैं एकता में अनेकता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग लोगों की जो है भाषा क्षेत्रीय भाषा है। तो अगर क्लासरूम में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसे क्या कहा जाता है, बहुभाषावाद। तो शिक्षार्थियों की जो भाषा है उसका जो है प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उससे में जो है उसको अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें। देखिए कभी भी किसी का आंसर जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों को जो है केंद्र में रख के सोचेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे तरह से जो है आंसर करते हुए जाएंगे। लेकिन जहाँ से जो है आप भटके कि नहीं ये नहीं भाई, तो ये गलत लग रहा है, आपका आपके हिसाब से जो आंसर है वो सही होगा, तो वो गलत होता है। बच्चे को केंद्र में रखकर आपको जो है इसका आंसर सोचना है। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के शिक्षण अधिगम के श्रवण, ठीक है, सुनने के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाएगा? अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया, मतलब अर्थ जो होता है उसको डिकोड कर पाने की जो भाषिक विशेषता है
उसे कहीं आगे जाने की प्रक्रिया, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका हो, एक रेखीय मतलब एक जैसा तरीका और पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल हो। संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया, या उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई से जटिल वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती हैं। देखिए, श्रवण की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ को डिकोड करना या ऐसी प्रक्रिया जो रेखीय तरीका और पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल हो, संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया। यहाँ श्रवण की बात कर रही है, सुनने की बात की जा रही है, ध्वनि की बात की जा रही है। तो उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के भी द्वारा सबसे छोटी से छोटी अर्थपूर्ण जो इकाई है उससे जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। ठीक है, मतलब जो भी इकाई से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है उसके रूप में जानना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। कई लोग जो है संदर्भ में देखकर ही थर्ड ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें आंसर जो है करना है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 के समूह में ढूंढने का कार्य देती है। मतलब भोजन और भोजन करने से संबंधित समूह बना के 4-4 का समूह बना के उसे ढूंढने का जो है कार्य देती है, और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिख कर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए जो है कहती है। क्या कहती है, देखिए, इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? विषय मतलब थीमेटिक उपागम के, शब्द जाल के, या क्रम से रखने के कार्य को शब्द समूह। यहाँ पे तो पहली बात तो बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है, प्रैक्टिकली करके जो है उनको समझने का मौका दे रही है। तो ये एक शब्द जाल या क्रम से सीखने की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ये एक थीमेटिक उपागम है, क्योंकि उसको प्रदर्शित करके दीवार पे लगाना। तो विषय वस्तु के थीमेटिक उपागम मतलब थीमेटिक उपागम है, विषय वस्तु उपागम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 109, क्या है? भाषा क्या है? भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, या भाषा संप्रेषण की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, जो भाषा है ना वो क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 110, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? जो बुनियादी चरण है उसके अंतर्गत क्या आएगा? प्रथम 5 वर्ष की जो विद्यालय भाषा होती है, या प्रथम 3 वर्ष की विद्यालय भाषा, कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 2। तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो विद्यालय शिक्षा है वो प्रथम 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा को बोला गया है, जो शुरुआत के 5 वर्ष हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, देखिए 111 क्या है? कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर, ठीक है, जो शब्द हैं उसमें ध्वनियों की समानता है, जैसे कि मतलब कि बोलने में वो ध्वनियाँ जो है आसपास मतलब समान लग रही हैं, के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती हैं। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? ध्वनि विज्ञान कहा जाएगा, समग्र शब्द, टॉप डाउन, या वर्तन। देखिए, ध्वनि की बात किया जा रहा है तो ध्वनि विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे कोड स्विचिंग के रूप में जाना जाएगा, या कोड मिश्रण, कोड अंतरण, या कोड बदलने के रूप में जाना जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि वो हिंदी में आंसर देता है लेकिन बीच बीच में जो है अंग्रेजी, तो इसे कोड स्विचिंग की बात करें, स्विच कर जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? जो सीखते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? सीखने के जो प्रतिफल हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना नहीं, कंठस्थीकरण वैसे ही गलत हो जाएगा। लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में सीखना, एक उपकरण, मात्र एक उपकरण के रूप में, तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा। देखिए क्यों?
एक तो नियम बात कर दिया है, दूसरा याद करने कंठस्थीकरण रटने की बात कर रहे हैं, और एक जो है एक ही उपकरण के रूप में कह रहा है। तो ये तीनों ही गलत होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो करेक्ट होगा। ठीक है, उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, सीखने के प्रतिफलों का जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग के लिए सीखना, भाषा के प्रयोग को सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? जो शिक्षा है उसमें जो भाषा है, भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? तो बहुभाषिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, या कक्षा में फेल न करने की नीति के रूप में जाना जाता है, या मातृभाषा आधारित शिक्षा, या त्रिभाषा? तो शिक्षा में भाषा जो है त्रिभाषा सूत्र के रूप में, एक आपकी जो है आपकी मातृभाषा हो जाती है, आपकी एक अंग्रेजी हो जाती है, और तीसरा जो होती है आपकी जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज हो। ठीक है, नेक्स्ट, या दूसरी भाषा के रूप में, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी जैसे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपकी एक हिंदी है और आपकी एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब कि 115, संरचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? बहुविध विषयों के माध्यम से सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र के अंत में लिखित परीक्षा जो होती है वो तो हमारा फॉर्मेटिव होता है, नहीं समेटिव होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से एक समय में परीक्षा, जो मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से जो है एक ही समय में परीक्षा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए फॉर्मेटिव क्या है, जिसमें बहुत बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, निरंतर आकलन, जिसमें आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन किया जाता है। बहुविधियों के द्वारा मतलब कि क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, किसी भी बच्चे से, फिर उसके बाद जो है क्लास ख़त्म होने के बाद आप क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चों को दे देंगे कि हाँ इसका आंसर बताओ, तो आपको उसी टाइम जो है पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को समझ में आया नहीं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं बच्चों ने उस उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं। अगर नहीं किया तो आप उस पर जो है उपचारात्मक शिक्षण तुरंत देंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तुकबंदी और गीत क्या है? जो तुकबंदी और गीत होता है वो क्या होता है? भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश होता है। फिर देखो कंठस्थीकरण आ गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। मूल्य सिखाने के लिए सामग्री, सिखाने के लिए नहीं, शब्द भंडार के लिए तो ये क्या बोला गया है, कंठस्थीकरण तो होगा नहीं। मूल्य सिखाने के लिए सामग्री का प्रयोग करना, तुकबंदी जो है मतलब सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं। शब्द भंडार के लिए ये भी नहीं। तो जो तुकबंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है ना, वो भाषा से परिचित करवाने के लिए, जितने ना राइम्स में बच्चों को चीज़ें को याद बहुत जल्दी से होती है, तो भाषा से परिचित करवाने के लिए जो है भाषा का निवेश है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है, ठीक है, वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही? कितनी अच्छा क्वेश्चन दिए। कक्षा 1 की जो है अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो मन कर रहा है वो करें, आड़ी तिरछी जो है रेखाएं बनाना है बनाएं, दीवार पे चित्रकारी करें या लिखें। ठीक है, वो किस बात को जो है यहाँ पे प्रोत्साहित कर रही है, बच्चों में जो है किस बात को प्रोत्साहित कर रही है? आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, मज़े या हास्य के लिए तो नहीं। अब आप सोचेंगे कि बच्चों को मज़े कराने के लिए, नहीं। लेखन कौशल के विकास के लिए, नहीं। लिखने के लिए भी प्रैक्टिस नहीं। वो बोले जो करना है वो करो। ठीक है, तो लेखन कौशल के विकास के लिए भी नहीं। वर्णमाला के अक्षरों के लेखन की शुरुआत के लिए ये भी नहीं। ठीक है, शुरुआती के लिए भी नहीं। बच्चे जब स्क्रबलिंग करते हैं, जब छोटा सा बच्चा जैसे 2-2.5 साल का होता है तो आप पेंसिल पकड़ाएंगे तो स्क्रबलिंग करता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि बच्चे को जो है आप दे रहे हैं कि हाँ ये भी एक चीज़ है, तो उस परिवेश में आप बस डाल रहे हैं। तो आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, देखना जब भी प्ले ग्रुप में जाएगा ना, पहला पेज जो होता है उसका स्क्रबलिंग का होता है, तो ये है आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला आंसर जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालय विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करना है? मतलब भारत सरकार का ये कार्यक्रम है जिसके तहत जो है विद्यालय विद्यार्थियों में, जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, भारतीय भाषा और संस्कृति को जो है क्या करना है, सुमन्नत करना है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, भाषा संगम के लिए, बहुभाषिक शिक्षा, देखिए बहुभाषिक शिक्षा की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ना ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की।
भाषा भारत के लिए भी नहीं, यहाँ पे जो है भाषा संगम की बात की जा रही है। ठीक है, वो एक कार्यक्रम के तहत कि जो विद्यालय में बच्चे आते हैं भारतीय भाषा और संस्कृति को सुमनन करना सीखें, वो सिर्फ इसलिए कि भाषा का संगम के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती है। मतलब कक्षा 5 के जो है बच्चे हैं उनको क्या करती है, उनको जो है एक एक समूह में जो है क्या करती है, बांटती है। ठीक है, बांटती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पुनर्लेखन करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही नहीं बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। इस गतिविधि को वो किस रूप में जो है जाना जाएगा? कौन सी इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन, श्रवण गतिविधि, वाक्य का श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख और लेखन गतिविधि। तो ये क्या होगा? अनुच्छेद लेखन के रूप में। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाना नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या है। देखिए, शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों की सभी अधिगम गतिविधि और प्रस्तुति का अभिलेख मतलब रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? मतलब जो शिक्षार्थी हैं उनके प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों की सभी अधिगम गतिविधियों और उनके प्रस्तुति का जो अभिलेख है वो क्या कहलाएगा? तो वो सतत आकलन कहलाएगा, पोर्टफोलियो, योगात्मक या अधिगम। तो देखिए यहाँ पे तो योगात्मक और सतत की बात ही नहीं, आकलन की तो बात ही नहीं इसमें। क्या सतत और योगात्मक की जा रही है? ना ही अधिगम की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाना। तो समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि किस में दर्शाया जाता है? पोर्टफोलियो में, जिसमें बच्चों के उपलब्धियों को भी और उसके कमियों को भी दर्शाया जाता है। तो शिक्षार्थी की सभी अधिगम गतिविधियों का प्रस्तुति का एक रिकॉर्ड होता है क्या? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आकलन जो है ये करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और जिनका भी हिंदी है, भाषा 1 या 2 हिंदी है, उन सब लोगों के लिए क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस के तौर पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैडागोजी में प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। बाकी सभी टैग वर्ड्स जो आप लोगों को धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए हैं, जिसमें मैंने CDP का दे दिया है, SST का दे दिया है और हिंदी का दे दिया है। राइट, अब आगे जो है आप लोगों को EVS के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।